तो आप सुन नहीं रहे हो किसी बात को, तो जनता के पास क्या हथियार होता है, जनता के पास क्या ऑप्शन, क्या विकल्प होते हैं। आप अगर सोनम वांगचुक से बातचीत नहीं करेंगे, उनको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अचानक कहीं कोई चिंगारी भड़क सकती है और वो एक गलत रुख अख्तियार कर सकती है। अब एक बार लीक हो जाए, 2 बार लीक हो जाए, 3 बार लीक हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन लगातार पेपर पिछले कई सालों से लीक हो रहे हैं। मीडिया के बारे में तो टिप्पणी करना बंद ही कर दीजिए आप। मीडिया की जो हालत है, दरअसल आज के समय के सबसे बड़े खलनायक के मीडिया वाले। एक यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री, उससे सरकार को खतरा मौजूद हो रहा, और वहां पुलिस मौजूद हो गई, उनको जाने नहीं दे रही, रोकने की कोशिश, उनको फिजिकली रोकने की कोशिश कर रही। मोदी सरकार को डरना चाहिए। उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक जैन जी सड़क पर उतर चुके हैं। पेपर लीक हो या पूर्ण राज्य का सवाल, बेरोजगार युवा अब शांत नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या इन आंदोलनों के पीछे सच में बाहरी ताकतें हैं या सिर्फ सरकार की टूलकिट से उन्हें बदनाम करने की रणनीति है? आज हम बात करेंगे देश भर में उठ रही युवाओं की आवाज पर। उत्तराखंड में पेपर लीक की भ्रष्टाचार की कहानी हो, लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य दर्जे की अनदेखी हो, बिहार में रोजगार की आस पर लाठीचार्ज। क्या ये शांतिपूर्ण आंदोलन इग्नोर होने के कारण हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन को मोदी सरकार नजरअंदाज करती है और अब जब हिंसा हुई तो बाहरी ताकतों का हाथ बताकर उन्हें बदनाम भी किया जाता है। वैसे असली टूलकिट भी यही है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर ध्यान ना दो, इग्नोर करो, और जब वो हिंसक प्रदर्शन में बदल जाए तो उसे बदनाम करो, बाहरी वित्तीय मदद बताओ। और ये भी हो रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर जैन जी सड़क पर उतरे, नारे लगाए गए, पेपर चोर गद्दी छोड़। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नकल जिहाद चलाया जा रहा है। लद्दाख में भी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करो, लेकिन नजरअंदाज किया गया। और अब जैन जी शामिल हुए और आंदोलन हिंसक हो गया तो टूलकिट बाहर आ गई, बाहरी ताकतों वाली। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या देश में जैन जी आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है? बेरोजगार युवा अब शांत नहीं रहने वाला है, क्योंकि बिहार में भी युवा उतरा तो लाठियां बरसाई गई। लेकिन हाँ, असली खेल मीडिया से भी होता है। वो खबरें दिखाती ही नहीं, गायब कर देती है। इसलिए युवाओं का जोश सीमित इलाके में ही रह जाता है। क्या मीडिया अब युवाओं की आवाज को उठाने नहीं देना चाहती है, बाहर नहीं लाना चाहती है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि देश में जो अभी चिंगारी दिखाई दे रही है उसको मोदी सरकार अपनी टूलकिट से ज्वालामुखी में तब्दील तो नहीं कर दे रही। इन आंदोलनों का भविष्य क्या है, क्रांति या दमन? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। और ये मुद्दा जैन जी वाला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आशुतोष सर, देखिए, जैन जी तो अभी अचानक बहुत फैशनेबल शब्द हो गया है और हर चीज को जैन जी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के कुछ सालों के बाद से ही इस देश के अंदर कम से कम 2 ऐसे बड़े आंदोलन हुए हैं जो भारत के इतिहास में लंबे समय तक याद किए जाएंगे। जब फार्म लॉज लाए, जब कृषि कानून लाए गए, तो उसके बाद जिस तरीके से लगभग 1.25 साल तक सर्दी, गर्मी, जाड़े में किसान बैठे रहे और उसमें तकरीबन 700 लोगों की मौत हुई, और उसको लगातार भारतीय मीडिया के द्वारा और एक बहुत बड़े मीडिया के द्वारा, टेलीविजन चैनलों के द्वारा लगातार ये कहने की कोशिश की गई कि देखिए, ये सब तो देशद्रोही लोग हैं, ये लोग तो खालिस्तानी हैं, और बाहर के लोगों के उकसावे पे आके नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, दरअसल उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके से शाहीन बाग का जब आंदोलन हुआ था, जब सीएए आया था, उस वक्त भी उसको उसी तरीके से पेंट करने की कोशिश की गई थी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि एक लड़का जो अचानक शाहीन बाग पहुंच गया था और वहां उसने गोली चलाने की कोशिश की थी, तो वाकई बात है किसी की जान उसमें नहीं गई थी। तो शाहीन बाग के आंदोलन को भी इसी तरीके से विदेशी ताकतों के द्वारा, लोगों के द्वारा भड़काया हुआ, उकसाया हुआ आंदोलन करार करने की कोशिश की गई थी। तो जो दोनों आंदोलन थे, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो या फिर उसी तरीके से जो किसानों का आंदोलन था, दोनों को एक खास टूल किट के जरिए पेंट करने की कोशिश की गई थी। और बार बार ये कहने की कोशिश की गई थी, जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत या सेलिब्रिटीज इनको समर्थन देने की कोशिश की थी, उसको हमेशा और बार बार यही बताने की कोशिश की गई थी, दरअसल ये सब विदेशी भड़कावे के आधार पर एक फॉरेन जो एक विदेशी साजिश है उसके तहत किया जा रहा है। ऐसे में अब जब लद्दाख में ये आंदोलन भड़का है,
हिंसक हो गया। देखिए, कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन आंदोलन हिंसक क्यों होते हैं इसकी भी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है। अगर आप लंबे समय तक दमन करेंगे, लंबे समय तक उनकी बातों को मानेंगे नहीं, लंबे समय तक उनको बातचीत नहीं करेंगे, लंबे समय तक सरकारें उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगी, तो फिर कोई भी मामूली सी चिंगारी भड़क सकती है और वो हिंसक रूप ले सकती है। जो सोनम वांगचुक हैं, वो पिछले दिनों दिल्ली भी आए थे, दिल्ली की यात्रा भी की थी। उस वक्त भी उनको सड़क पर वॉक करने के लिए या चलने के लिए इसे पूरी तरीके से बंदिश लगा दी गई थी, अंकुश लगा दिया गया था। 5वीं उनकी भूख हड़ताल थी। तो आप सुन नहीं रहे हो किसी बात को, तो जनता के पास क्या हथियार होता है, जनता के पास क्या ऑप्शन, क्या विकल्प होते हैं। सरकार के पास तो विकल्प होते हैं। सरकार तो पुलिस झोल सकती, सरकार सीआरपीएफ बीएसएफ का इस्तेमाल कर सकती, सरकार जरूरत पड़ने पर सेना का इस्तेमाल कर सकती, सरकार जो है वो आंसू गोले छोड़ सकती है, सरकार जो है वो फायरिंग तक कर सकती है। जब किसान जो आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने किस तरीके सड़कों पर किस तरीके से एक अजीबो गरीब प्रतिरोध खड़ा कर दिया गया था। तो एक आम नागरिक के पास क्या अधिकार है, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को वो अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपनी मांगों के लिए सड़क पर ही उतर। तो लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो क्या कह रहे हैं, लद्दाख में वो कह रहे हैं कि हमको राज्य का दर्जा दे दीजिए, यही तो डिमांड कर रहे हैं वो। और इस डिमांड में कोई भी ऐसा असंवैधानिक डिमांड नहीं जिसकी बात न मानी जाए। आप अगर सोनम वांगचुक से बातचीत नहीं करेंगे, उनको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अचानक कहीं कोई चिंगारी भड़क सकती है और वो एक गलत रुख अख्तियार कर सकती है। इसी तरीके से आप देखिए, चाहे वो राजस्थान का मसला हो, बिहार का मसला हो, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी हुआ और अब उत्तराखंड के अंदर भी, जो छात्र जब एग्जाम देते हैं, महीनों की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद अचानक पता चलता है कि उनकी परीक्षा के पेपर लीक हो गए, और उसके बाद फिर वो एग्जाम अनिश्चित काल के लिए टल जाते हैं, और उन छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब एक बार लीक हो जाए, 2 बार लीक हो जाए, 3 बार लीक हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन लगातार पेपर पिछले कई सालों से लीक हो रहे हैं और सरकार उसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। तो आप उन छात्रों का फ्रस्ट्रेशन भी तो समझिए। वो छात्र जो महीनों लगाते हैं और जैसे ही कोई परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि उनकी एक उम्र की सीमा होती है, और वो उस उम्र की सीमा की वजह से उसकी जो परिहार्यता होती है, जो उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, उससे बाहर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेचारे छात्र एग्जाम देते हैं, नतीजे नहीं आते, लीक हो जाते हैं, परिवार वाले भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, उनकी मानसिक यंत्रणा के बारे में सोचिए। और जब वो आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं, लीक जिहाद, नकल जिहाद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भौंडे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये नेता जो लोग हैं, ये किसी जमीन से नहीं निकले हुए हैं, इनको अचानक वहां बैठा दिया गया है कि आप नेता बन जाइए। तो अगर इनके पास कोई समझ होती, कोई संवेदनशीलता होती, तो बातों को समझने की कोशिश करते। दिक्कत आज के समय में यह है कि दरअसल ये तमाम नेता जो हैं वो पूरी तरीके से असंवेदनशील हो गए। आप सोचिए कि किसानों ने 1.25 साल तक आंदोलन किया, 1.25 साल, 700 किसानों की जान गई, और सरकार के कानून पे जूं तक नहीं रहेगा। और आप अंत में जाके आपने कहा कि हम किसानों का विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए हम कानून वापस लेते हैं। मतलब इससे ज्यादा असहिष्णुता हो ही नहीं सकती। आपको याद होगा, अन्ना का आंदोलन जब जंतर मंतर पर शुरू हुआ, दूसरे दिन देर रात से मनमोहन सिंह की सरकार ने बाकायदा आंदोलनकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया, और कुछ दिनों के अंदर वो आंदोलन टूट गया। यहां तक कि उन्होंने समझौता किया कि वो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ जब भारत सरकार के बड़े मंत्रियों के बीच में अन्ना के आंदोलनकारी बैठकर एक कानून ड्राफ्ट करने की बातचीत कर रहे थे। इस हद तक वो सरकार जो है अकाउंटेबल सरकार थी, लोगों की बात सुनती थी। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है। तो ऐसे में ये जो कुछ हो रहा है, आज उसको भले जेनजी का नाम दिया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जेनजी का नाम इसलिए क्योंकि युवा है, जो 1997 की बात है, उसके बाद वो ज्यादातर उनका मुद्दा भी होता है शिक्षा और बेरोजगारी, और बाकी तो फिर आंदोलन दूसरे प्रकार के होते हैं। लेकिन जब बेरोजगार युवा, जैसा कि आपने बताया कि मानसिक हालत भी उसकी खराब हो जाती है, और आप उसको ऐसे इस प्रकार से बाकी आंदोलनों को भी, जैसे लद्दाख में अभी जैन शामिल हो गए, सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि हम तो चाहते थे कि युवा आए, लेकिन इस बार आए तो उन्होंने ये कल्पना से थोड़ा परे है। तो अगर ये इग्नोर करेंगे, लेकिन आवाज ये उठेगी, अगर उस चिंगारी को कब तक बदनाम कर पाएंगे। और दूसरा इसी में सवाल ये है जो मैंने शुरुआत में उठाया, इसको मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? दिखाता तो नेगेटिव तरीके से।
मीडिया इसका के असर बारे में क्या तो होगा? टिप्पणी करना बंद ही कर दीजिए आप। मीडिया की जो हालत है, दरअसल आज के समय के सबसे बड़े खलनायक के मीडिया वाले हैं। सबसे बड़े खलनायक वो मीडिया वाले हैं जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को जनता के बीच में लाना और सरकार को उससे अवगत कराना। बजाय उसके वो हर आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, टीवी चैनल्स में जो तमाम एंकर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, उनमें से कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सबको आने वाले समय में एक बड़े खलनायक के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने सरकारों के साथ बैठ के सिर्फ दलाली की है, जो जनता के मुद्दों पर जनता के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई पड़े, जो सिर्फ सरकार की चमचागिरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार की चरण वंदना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं भी आती। मुझे कभी कभी लगता है कि लोगों को रात में जब वो सोते होंगे तो उनको नींद कैसे आती होगी। और मैं इन सब लोगों को पत्रकार भी कहना नहीं चाहता। ये सब बिल्कुल पत्रकार नहीं, ये सब एक तरीके के दलाल लोग हैं। और ये अंततः यही दलाली जो है वो सरकार को बहुत भारी पड़ेगी कुछ समय के बाद, क्योंकि इस सरकार की एक ऐसी छवि बनती जा रही है कि ये बिल्कुल लोगों के मुद्दों को लेके संवेदनशील नहीं होती है। वो उनको दमन करने की कोशिश करती है। पहली बार मैं इस बात को देख रहा हूं कि अगर कहीं कोई ऐसा वाकया होता है तो अचानक रात को पुलिस किसी के घर में पहुंच जाएगी और फिर वहां से उनको निकलने से मना कर देगी। आप देखिए, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जाना था, और मुख्यमंत्री को निकलने नहीं दे रहे अपने घर से। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री, उससे सरकार को खतरा मौजूद हो रहा और वहां पुलिस मौजूद हो गई, उनको जाने नहीं दे रही, उनको रोकने की कोशिश, उनको फिजिकली रोकने की कोशिश कर रही। उसी तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जब उनके विधायक अरेस्ट हुए, पीएसए के तहत अरेस्ट आपने कर दिया और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। और उनसे जब जम्मू कश्मीर के 4 बार के मुख्यमंत्री, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फारूक अब्दुल्ला मिलने गए तो दोनों को मिलने नहीं दिया गया। ये स्थिति भयानक स्थिति है। ये स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल इस देश को पूरी तरीके से पुलिस राज में कन्वर्ट कर दिया गया है, कि जो कुछ भी होगा वो पुलिस की मर्जी से होगा, पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं होगा। लेकिन अगर आप सरकार के साथ हैं तो आपको सड़कों के ऊपर तलवार लेके घूमने का पूरा अधिकार है। आप कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल के सामने आप जाके गालियां दे सकते हैं। आप धार्मिक स्थलों के ऊपर खड़े होकर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा व्यवहार कर सकते हैं और कुछ किसी को भी धमकी दे सकते हैं आप। ये जो स्थिति है, ये स्थिति ठीक नहीं, और सरकार को समझना चाहिए, सत्ताधारी पार्टियों को भी समझना चाहिए कि देखिए, लोगों का गुस्सा कब अचानक भड़क जाए और अनियंत्रित हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। श्रीलंका में लोगों ने देखा कि राजपक्षे परिवार इतना मजबूत परिवार था, क्या हाल हुआ उनका। शेख हसीना बहुत मजबूत नेता थी बांग्लादेश, क्या हाल हुआ उनका। केपी ओली शर्मा एक दिन पहले तक कह रहे थे हमें कोई टच नहीं कर सकता है, क्या हाल हुआ उनका। तो लोगों के गुस्से से सरकारों को डरना चाहिए और उनका काम है ये व्यवस्था बनाए रखना, मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन आपको उनसे इंगेजमेंट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप उनसे बातचीत करते हैं, आधी समस्या का समाधान तो वही हो जाता है। आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, लेकिन वैसा नहीं होता। आप नकल जिहाद, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अपने पद पर ये लोग बने रहने के काबिल भी हैं या नहीं। आशुतोष सर, आखिरी सवाल। आपने कहा कि जेन जी वर्ड नया आया, लेकिन जब अब जेन जी प्रोटेस्ट जब बोलो तो पूरा समीकरण एक जगह के दूसरे जगह से मिल जाते हैं। जैसे कि हमने अभी जोड़ा कि उत्तराखंड, लद्दाख, बिहार और बाकी जगह। पहले बोला गया कि बेरोजगार छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक छोटा वर्ड लगता था। अब जेन जी प्रोटेस्ट बोलिए तो क्योंकि ऐसा मानसिकता हो गई, पिछले दिनों ऐसा कुछ हुआ जिससे अब लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, यहाँ पर भी वहां पर भी। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर क्या पड़ने वाला, अगर इसी तरीके से मोदी सरकार आपको मतलब आंदोलनकारियों को नजरअंदाज करती रही, जो कि शुरुआत से करती रही है? कि अब वो वक्त नहीं, 2024 के बहुमत के चुनाव नतीजे भी अलग आ गए हैं और मोदी भी बैकफुट पर हर मुद्दे पर दिखाई देते हैं। मोदी सरकार को डरना चाहिए, और हर सरकार को, मैं सिर्फ मोदी सरकार के बारे में बात, हर सरकार को डरना चाहिए कि क्यों लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर। कोई आदमी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं होता, कोई आदमी, जब तक कि उसके सब्र की सीमा ना पार हो जाए। कौन चाहता है कि वो अपना अच्छी खासी रूटीन जिंदगी छोड़ के सड़क पर उतरे और वहां पर भूख हड़ताल करे, पुलिस की लाठियां खाएं, आंसू गैस के गोले झेले? कौन चाहता है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जिंदगी और मुकदमे लड़ते, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब आदमी की सब्र की एक सीमा होती है, जब वो सीमा क्रॉस कर जाती है, भाई सोनम वांगचुक जो हिंदुस्तान के इतने बड़े, जिन पे पूरी एक फिल्म बन गई, आप सोचिए 3 इडियट्स नाम की फिल्म जिनके ऊपर बनी, वो क्यों 5 बार अनशन करने के लिए मजबूर हुए, और आप उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप गलत तरीके से उनको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वजह से हिंसा भड़की है। अरे आदमी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप सड़कों पर उतर जाओ, हिंसा लो। जब आप सोनम वांगचुक की नहीं सुनते हैं, तब आम आदमी को लगता है यार, जब इतने बड़े आदमी को, जो देश के लिए एक गर्व का विषय है, जब सरकार उनकी नहीं सुनती है, उनको वो कुछ भी कहने के लिए बैठी रहती है। और कौन लोग कह रहे हैं? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बहुत ही छोटे लोग हैं। मतलब इनको सड़क पर निकल जाए, इनको कोई पहचानने वाला नहीं, कोई पहचानेगा तक नहीं। कल इनकी कुर्सी चली जाएगी, इनको कोई देखने वाला नहीं होगा। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, जो मनमोहन सिंह के जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े पावरफुल हुआ करते हैं। जिस दिन कुर्सी गई, इनको कोई कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं होता था कि आप आके बैठ जाइए। ऐसे लोग, ऐसे एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो इन सबको समझना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर आपको लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। अगर आप उनको दरकिनार करने की कोशिश करेंगे तो फिर चिंगारी ज्वालामुखी भी बन सकती है, समझना पड़ेगा। और दुनिया में हर कहीं, जहां कहीं भी आंदोलन हुए हैं, क्रांतियां हुई है, उसमें 18 से 25 साल के लड़कों ने ही जबरदस्त भूमिका निभाई। चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो जेपी का 1975 का आंदोलन हो, जेपी आंदोलन हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर सत्याग्रह या नमक आंदोलन हो, सब में यंगस्टर्स ने ही भूमिका निभाई है। बिल्कुल। तो अब युवा जिस प्रकार से आवाज उठाते हैं और जिस प्रकार से हमेशा जो भी आंदोलन हुआ उसको सरकार एक ही टूल किट के जरिए खत्म करने की कोशिश करती है, तो बात है कि अब एक समय होता है, लिमिट होती है कि हाँ, हो सकता है बाद में कुछ नया बदलाव आए। सेम स्क्रिप्ट तो अति हो गई है। जब अति हो जाती है तो वो जो दोहा है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। और जब अति हो जाती है तो फिर कुछ विस्फोट ही होता है। अब देखते हैं कि युवा जो आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, उसको मोदी सरकार डील करने का तरीका बदलती है या कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार।